हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस रिफ्लेक्शन में होता ये था कि जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पर ही ट्रेवल करता है, तो जब वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा होता है और उसके पाथ पर अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो या तो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लें या फिर वो लाइट को जो है रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है, तो यहाँ पर हमने इस रिफ्लेक्शन को, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को हमने देखा कि मिरर्स जो है एक ऐसा सरफेस है जो टोटली वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि एक ट्रू मिरर की बात करें हम, जिस पर शाइनिंग सरफेस बहुत अच्छा हो, 100% रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा बट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट वो करता है। तो वैसे पर हमें जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हुए हैं वो ऑब्जेक्ट हमें कहीं और दिखाई पड़ते हैं। आए दिन हम ये सभी फिनोमिनन को देखते रहते हैं। बहुत सारे हमारे आसपास में ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो हमें उसका जो एक्चुअल पोजीशन है, उसका जो कलर है, उसका जो साइज़ है, वो हमें समझ में आता है कि वो कितना बड़ा है, वो किस कलर का है, वो कहाँ रखा हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सभी जो हो रहे हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहे हैं। लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। मान के चलते हैं कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड देख सकते हो कि ब्लैक बैकग्राउंड है। ये ब्लैक बैकग्राउंड आपको क्यों दिख रहा है? ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पा रहा है। ब्लैक जो है, स्क्रीन की बात तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, बट मान के चलिए कि आप अपने आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट देखते हो, तो उस ऑब्जेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ब्लैक देखते हो, इसका मतलब ये है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक नहीं आ रहा है लाइट। एक वाइट लाइट सारे कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है, तो अगर उस पर सारे कलर ही एब्जॉर्ब हो गए हैं तो वहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। हमें लगेगा कि वहाँ पर कोई लाइट आ ही नहीं रहा है, तो वो ब्लैक कलर का है। यहाँ पर स्क्रीन के साथ में दूसरा केस है। यहाँ पर जो है सिर्फ लाइट आपके आंखों तक पहुँच रहा है, बाहर से लाइट आकर के यहाँ रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है। और कोई चीज़ों को हम अगर कलरफुल देखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सर्टेन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तभी आपको वो कलर दिख रहा है। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्शन का ये सारा फिनोमिनन है। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन। जब स्ट्रेट लाइन पर एक लाइट ट्रैवल कर रहा है और उसे कोई ऐसे मीडियम मिलते हैं जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम मिलने पर वो क्या करते हैं कि अपने पाथ में यहाँ पर थोड़े से चेंज करते हैं, अपने पाथ को यहाँ पर चेंज करते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर आगे देखेंगे। यहाँ कहता है कि लाइट जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, वैक्यूम हो गया, या फिर आपका ग्लास हो गया, बहुत सारे यहाँ पर हैं, तो उन पर जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करता है। ऑलराइट, और ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे आसपास में डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो जब लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पर अगर जाता है, तो क्या ये अभी भी स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करेगा या फिर अपना चेंज करेगा डायरेक्शन को? तो चलिए हम अपने कुछ डे टू डे एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। अब डे टू डे एक्सपीरियंस में हम जैसे कि ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कोई टैंक है, उसका बॉटम को अगर हम देखें तो वो अपने पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, थोड़ा सा रेज्ड हमें अपीयर होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखता है, जबकि होता नहीं है। जैसे मैं आप पर मतलब एक और एग्जांपल अगर दूँ, तो जैसे बकेट का आप एग्जांपल लो, तो उसका बॉटम भी आपको उठा हुआ दिखेगा अगर उसके अंदर में पानी भरा हुआ है तो। और अगर आप ग्लास में भी पानी पी रहे हो और अगर आपका जो है ग्लास, उसका बॉटम आपको देखना है, तो आप देखोगे कि उसका बॉटम थोड़ा सा ऊपर में उठा हुआ होता है। ये हैं कुछ डे टू डे एक्सपीरियंस। यहाँ पर कुछ और हैं, जैसे कि थिक ग्लास स्लैब, अगर हम उसे किसी प्रिंटेड कोई भी यहाँ पर लिखा हुआ कुछ है तो उसके ऊपर में अगर हम रखते हैं, तो वहाँ पर वो जो प्रिंट किया हुआ है वो अपना साइज को चेंज कर देता है। वो हमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से वो अपीयर होता है, वो अपना साइज को
चेंज कर देता है। सो ये सब जो फेनोमेनन है ये क्यों हुआ, वाई डज इट हैपन। कभी आपने किसी पेंसिल को वाटर के अंदर में थोड़ा सा आधा, मतलब जैसे यहाँ पर ये वाटर है और पेंसिल को आपने यहाँ पर ऐसे डुबाया हुआ है, तो क्या आप देखते हो कि ये पेंसिल नीचे से बेंड किया हुआ हो। तो हाँ, हमने ये देखा हुआ है, ये थोड़ा सा बेंड हमें दिखता है, लेकिन एक्चुअल में पेंसिल तो बेंड होता नहीं है। वो क्यों ऐसा शो करता है। उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि लेमन को अगर हम इसी तरीके से वाटर में देखें तो वो हमें बड़ा दिखता है उसके एक्चुअल साइज से। अगर हम यहाँ पर साइड में देखें तब भी, और अगर वो अंदर इमर्स्ड है तो वहाँ पर भी हमें उसी तरीके से उसका साइज चेंज दिखता है। तो ये सभी के लिए हम क्या कह सकते हैं इन एक्सपीरियंसेस के लिए। चलिए यहाँ कुछ फिनोमिनन्स को थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब उसका रिफ्लेक्शन हमारे आँखों तक पहुँचता है। खैर हम बात तो कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, पर रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा हमें यहाँ पर आइडिया आएगा, नॉलेज मिलेगा। ऑब्जेक्ट तो इसी से ना हमें विजिबल होगा, रिफ्लेक्शन से तो विजिबल नहीं होता है। तो मान के चलते हैं कि बकेट पर जैसे वाटर रखा हुआ है, तो इसके अंदर में अगर कुछ है तो वो बाहर से जब लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट बैक जब लाइट करता है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पर है, ये आप कंफ्यूज मत करना। जब लाइट स्ट्रेट लाइन पर आता है और जब वो रिफ्लेक्ट करता है, तब हमारा अगर आँख यहाँ पर है तो हम इसे देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। लाइट तो कहीं से भी आ सकता है ना, सनलाइट हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, जितने सारे लाइट्स हैं वो आ करके यहाँ हमारे आँखों तक रिफ्लेक्ट बैक होंगे, तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो पेंसिल वाले जो सिचुएशन है, उस पेंसिल वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो लाइट है जो आपकी आँखों तक पहुँच रहा है वो यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन से आता हुआ दिखता है। जो पानी के अंदर में जहाँ से हमें लाइट मिल रहा है, पेंसिल आधा बाहर में है आधा अंदर में है, तो अंदर वाला जो पोर्शन है वहाँ से जो लाइट हमें मिल रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आता हुआ हमें दिखता है। जो ऊपर का पेंसिल है उसका जो डायरेक्शन है उसके कंपेयर पर, जिसके वजह से यहाँ पर जो पेंसिल है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन से, वो यहाँ पर हमें जब लाइट मिलता है तो हमें लगता है कि वो थोड़ा सा बेंट किया हुआ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन पर डिस्प्लेस हो चुका है। और ऐसे ही रीज़न की वजह से यहाँ पर हमें लेटर्स जो हैं, जो कि ग्लास स्लैब के नीचे में रखे हुए हैं, वो हमें ऊपर उठे हुए दिखते हैं। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि क्या यहाँ पर सेम एक्सटेंट पर वो डिस्प्लेस किया हुआ होगा अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं, जैसे केरोसिन या फिर कोई सा भी मीडियम हम यहाँ पर चेंज करें, तो क्या ये जो है मीडियम चेंज होने से अपना जो डायरेक्शन है उसे चेंज करेगा। क्या लेटर अगर यहाँ पर थोड़े से बिगर दिख रहे हैं और अगर हम ग्लास स्लैब को ही यहाँ पर रिप्लेस कर दें किसी प्लास्टिक स्लैब से, तो क्या उसका जो साइज है वो चेंज कर रहा है। तो हाँ, चेंज करता है। आप अगर इसे ऑब्ज़र्व करोगे तो आप देखोगे कि दोनों के केस पर ये जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अंदर में, किसकी बात करें हम, पेंसिल की बात कर रहे हैं, तो पेंसिल का ज़्यादा है। और अगर हम लेटर्स की बात करें तो उसका जो साइज है वो भी छोटा बड़ा हो सकता है डिफरेंट मीडियम पर। चलिए आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो फिनोमिनन हो रहा है उसे हम फिज़िक्स के लॉ में कैसे एक्सप्लेन कर सके हैं। These observation indicates that light does not travel in the same direction in all media। लाइट जब एक डायरेक्शन पर ट्रैवल कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल कर रहा है, और उसे अगर कोई दूसरा मीडियम मिलता है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये ऑब्लिकली यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो वो जो है लाइट अपने आप को यहाँ पर बेंट करता है, उसका डायरेक्शन को अपने आप का वो चेंज करता है, या तो दूर जाएगा या फिर सामने आएगा। इसके बारे में हम यहाँ पर आगे देखेंगे क्यों दूर जाएगा, कब सामने आएगा और कब दूर जाएगा। तो इस फेनोमेनन को, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो यहाँ पर जब चेंज हो रहा है, तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो चलिए अब इन फेनोमेनन को हम यहाँ पर देखते हैं, एक्टिविटीज़ के साथ में यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, रिलेट करते हैं। ऑलराइट, एक्टिविटी 10.7 कहता है कि हमें एक कॉइन को एक बकेट के अंदर में रखना है और उसे वाटर से फिल करना है, और हमें एक साइड से उस कॉइन को उठाने का कोशिश करना है। एक साइड में हम अपने आप को ले आएंगे, अपने आँखों को ले आएंगे, और वहाँ से हम उस कॉइन को उठाने का कोशिश करेंगे। तो क्या आप जो है कॉइन को उठाने में सक्सीड करते हैं? तो क्योंकि हम कॉइन को देखते हैं किसी दूसरे डायरेक्शन पर, और हम उठाने का अगर उस जगह पर कोशिश करेंगे तो हम नहीं उठा पाएंगे। तो इसी एक्टिविटी को हमें यहाँ पर जो है बार बार करना है और देखना है कि हम यहाँ पर कितने देर के बाद में हम इसे उठा पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर कॉइन है तो हम उठा लेंगे। और कहता है कुछ फ्रेंड्स के साथ में आप एक्टिविटी करो, बट अभी कोरोना का टाइम है, आप फ्रेंड्स के साथ में मत करो। नेक्स्ट कहता है कि हमें एक सेलो बॉल लेना है एक टेबल पर, और उसके ऊपर में कॉइन को रखना है। अब हमें उस कॉइन को वहाँ पर थोड़ा सा स्लोली वहाँ मूव कराना है, और हमें स्टॉप करना है जब कॉइन हमारे साइड से डिसअपियर हो जाए। जब हम देख रहे हैं तो वो डिसअपियर हो जाए, और उसके बाद में हम अब यहाँ पर कॉइन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उस पर पानी फिल करेंगे। और फिर हमें देखते रहना है कि ये कॉइन जो है उसका पोजीशन क्या है और वो कैसा अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, क्योंकि वाटर यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो पोजीशन को वो चेंज करेगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट जो आएगा वो हमें लगेगा कि किसी दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है। चलिए आगे कहता है कि द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन। अच्छा, यहाँ पर कहता है कि क्या कॉइन विजिबल होता है फिर से? तो हाँ, कॉइन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से जब हम लाइट को देखते हैं किसी भी बकेट फिल वाटर के अंदर में कोई भी चीज़ है तो वहाँ से वो रेज्ड अप दिखता है। तो जब यहाँ पर ये लाइट रेज्ड अप दिखाएगा जब कॉइन को, तो वहाँ से हमें जो लाइट आएगा हमारे आँखों तक वो दिखने लगेगा, जो कॉइन से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा वो हमें वहाँ पर दिखने लगेगा। तो हम कहेंगे कि जो कॉइन है वो विजिबल है। सो ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन है। एक्टिविटी 10.9 कहते हैं कहता है कि यहाँ पर एक थिक स्ट्रेट लाइन हमें इंक से बनाना है एक सीट के ऊपर में, और उस पर एक ग्लास स्लैब यानी कि एक ग्लास का बना हुआ 3D ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो उसे हमें उस ऑब्जेक्ट को हमें लाइन के ऊपर रखना है, उसके उस ऑब्जेक्ट के एज को कुछ एंगल बनाते हुए। और हमें यहाँ पर हमें ऑब्ज़र्व करना है कि जो लाइट वहाँ से आ रहा है, लाइन जब हमें तभी दिखता है जब लाइट वहाँ रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। तो वो जो लाइन है जो बना हुआ है वो हमें यहाँ पर डिस्प्लेस्ड दिखता है क्या? वो बेंट दिखता है क्या? तो हाँ, दिखेगा। उसके बाद में कहता है कि हमें यहाँ पर ग्लास स्लैब को ऐसे यहाँ पर रखना है कि वो लाइन के नॉर्मल हो। अब क्या ऑब्ज़र्व आप कर पा रहे हो? क्या यहाँ पर वो जो है बेंट दिख रहा है क्या? ऑलराइट, उसके बाद में कहता है कि जब हम उस ग्लास स्लैब के ऊपर से हम देखें तो क्या जो स्लैब के नीचे में जो लाइन है, द लाइन बीनीथ द स्लैब, क्या ये रेज्ड दिखता है? तो इन सभी के बारे में हमें ऑब्ज़र्व करना है। इन सभी का जो रिज़ल्ट आ रहा है उस रिज़ल्ट को हम 10.3.1 से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जिस ग्लास स्लैब की हम बात कर रहे हैं उसे अगर हम रेक्टेंगुलर शेप में ले लें तो हो जाएगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ही यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि उस पर जो फिनोमेनन हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी बेंट हो रहा है, कहीं बेंट नहीं भी हो रहा है और कहीं रेज्ड अप दिख रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? तो चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब हम देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के साथ में। एक्टिविटी 10.10 कहता है कि हमें एक वाइट पेपर पर इसी ग्लास स्लैब को रखना है और इसके चारों ओर हमें एक आउटलाइन फॉर्म करना है। ये जो वाइट पेपर की बात कर रहे हैं, हमें इसे ड्राइंग बोर्ड पर रखना है और उसे हम ड्राइंग पेन से वहाँ पर जो है फिक्स करेंगे। उसके बाद में यहाँ हमें कुछ 4 आइडेंटिकल पिन्स लेने हैं, सेम तरीके के दिखने वाले पिन्स। इन पिन्स को मान के चलते हैं कि ये एक ग्लास स्लैब है। ऑलराइट, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसका आउटलाइन है। अब हमें इसे ऐसे फिक्स करना है कि ये ए और बी जो पोजीशन है ये इस लाइन के ये थोड़े से इंक्लाइंड हों, इससे जो
दो पिन ई और एफ पोजीशन पर हम रखेंगे, ताकि उससे उन दोनों को जो लाइन हम ज्वाइन करें वो इस प्लेन की ए और बी के वो इंक्लाइंड हो यानी कि थोड़े से एंगल बनाए, ऐसे नहीं हो, इंक्लाइंड हो। ऑलराइट, अब इन दोनों जो ई और एफ पर पिन रखा हुआ है, इन पिन का इमेज को हमें इस साइड से देखना है और उसे हमें जहाँ पर हमें दिख रहा है उस जगह पर हमें पिन को लगाना है। हम जब इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर इस लाइन का, ई और एफ वाले लाइन का जो यहाँ पर हमें दिखेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो यहाँ पर जो उसका पोजीशन दिखेगा उस स्ट्रेट लाइन पर ही हमें पिन को यहाँ पर पुट करना है। हमें एक थोड़ा सा ऐसे बेंट किया हुआ ही दिखेगा, तो हम यहाँ पर इन दोनों को यहाँ हम फिक्स करेंगे। इनका हम नाम रखते हैं, चलिए जी और एच। अब हमें पिन को रिमूव कर देना है। ई एफ इनका पिन को हम यहाँ पर हटाएंगे और वहाँ से ये लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है उसे हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ए और बी पर वो जहाँ पर मीट कर रहा है, जहाँ पर वो मिल रहा है, उसे हम ओ नाम दे देंगे। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर ये मीट कर रहा है। उसी तरीके से हमें जी और एच का जो पिन है उसे हटा करके वहाँ पर जो लाइन है उसे ड्रॉ करना है, उन दोनों को मिलाते हुए, उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। और यहाँ पर सी और डी, ये जो क्लास लैब का साइड है वो सी और डी होगा, तो वहाँ तक हमें पहुँचाना है और उस जगह को हम ओ डैश मानेंगे। अब ओ और ओ डैश यानी कि ए और बी वाले जो एज हैं और सी और डी वाले जो एज हैं जहाँ पर लाइन आकर के मीट किया है, उन दोनों को हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है डैश्ड लाइन से। इसका जो फिगर होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओ और ओ डैश, यहाँ पर आप देखो उन दोनों के बीच पर जो लाइन यहाँ ड्रॉ किया हुआ है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। ग्लास स्लैब एक दूसरा मीडियम है, उस पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है कि इस एक्टिविटी में हम यहाँ नोट करेंगे कि लाइट रे जो है वो अपना डायरेक्शन को चेंज किया है ओ और ओ डैश के बीच पर। यहाँ पर ओ और ओ डैश जो है, यहाँ दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेपरेट हो रहे हैं, मतलब वही पॉइंट से ट्रांसपेरेंट मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। एक साइड में एयर और एक साइड में ग्लास। इस ओ डैश वाले में एक साइड में ग्लास और एक साइड में एयर। अब यहाँ हमें एक ऐसा काम करना है कि ए और बी जो है हमारा एक लाइन है, ए और बी, उन दोनों के बीच पर जहाँ ओ है उसे हमें, आप यहाँ पर देखो, यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करना है जो ए और बी के जो है परपेंडिकुलर हो, ये लाइन ओ के पास। राइट, अब अगर आप जो लाइट का रे आया उसे आप देखो तो आप देखो कि जब आया तो वो स्ट्रेट लाइन पर था, लेकिन जब यहाँ पर ओ पर पहुँचा तो वो बेंट किया टुवार्ड द नॉर्मल। जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया उस साइड में ये बेंट किया है। वहीं अगर हम बात करें ओ डैश पर, तो यहाँ पर डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम पर ये जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंट किया है। आप देख सकते हो ओ डैश पर यहाँ ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट किया हुआ है। सो हम इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट जब रेयरर मीडियम यानी कि ऐसे मीडियम जहाँ मॉलिक्यूल कंजस्टेड वे में अरेंज ना हो, यानी कि थोड़े थोड़े दूर पर ही हो मॉलिक्यूल्स, वैसे मीडियम से अगर डेंसर मीडियम जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कंजस्टेडली एडजस्टेड हैं वहाँ पहुँचता है तो वो टुवार्ड द नॉर्मल, जिस लाइन से, जिस सरफेस से वो एंटर कर रहा है वहाँ से थोड़ा सा वो नॉर्मल की ओर वो झुकता है, लाइट बेंट करता है। और वहीं जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पर आता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो मूव करता है, बेंट करता है। सो यहाँ कहता है कि जब ये बेंट कर रहा है तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है, उस रिफ्लेक्टेड एंगल को दोनों को हम यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता है। उससे पहले चलिए कुछ
लाइट रेस को हम जैसे यहाँ पर डिफाइन करते हैं उस तरीके का थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है यानी कि आ रहा है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ई और ओ, ये जो है यहाँ ये इंसिडेंट रे है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और ओ और ओ डैश के बीच पे जो रे है उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ओ डैश और एच यानी कि सबसे बाहर में आप जो देख रहे हो उसे हम कहेंगे यहाँ पर इमर्जेंट रे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इमर्जेंट रे जो नीचे वाला है वो पैरेलल है जो इंसिडेंट रे है उसके। अगर हम इंसिडेंट रे के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, डैश लाइन, तो वो जो है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल हमें प्रतीत होगा। अब ये पैरेलल क्यों हुआ? पैरेलल ये इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ जितना बेंट किया उतना ही यहाँ पर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया। यहाँ पर जितना वो नॉर्मल की ओर झुका उतना ही ये नॉर्मल से दूर की ओर गया। तो ये जो इंसिडेंट रे था उतना ही यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन पर है, वो दोनों पैरेलल हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बता रहा हूँ कि यहाँ अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे यहाँ रखा हुआ होगा तो वो जो है यहाँ तो रखा हुआ है, हमें दिखना चाहिए यहाँ पर, बट वो हमें यहाँ से अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि ये यहाँ से आ रहा है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमें लगता है कि ये यहाँ पर है। अब अभी तक तो हमने बात किया कि जो लाइट रे है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड गिर रहा है। अगर लाइट रे जो है वो सीधे सीधे गिरे यानी कि जो ए बी है उसके नॉर्मल ही गिरे तो क्या होगा? चलिए ट्राई कीजिए और फाइंड कीजिए यहाँ पर। सो यहाँ पर ये बेंड नहीं करेगा, जैसा रहेगा वैसा ही दिखेगा। सो अभी तक जो भी फेनोमेनन हमने देखा वो इसीलिए था क्योंकि लाइट जो है वो अपने स्पीड को रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर वो चेंज कर रहा है, जिससे हमें वो टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड किया हुआ दिखता है। अब यहाँ पर कुछ सर्टेन लॉ हैं जिसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि ये लॉज को ये लाइट जो है फॉलो करता है। लॉज जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ इस तरीके से है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है उस इंटरफेस का वो यहाँ पर सेम प्लेन पर सभी जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर जो नॉर्मल लाइन है वो सभी एक सेम प्लेन पर ही रहते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको मिरर वाले सिचुएशन में बताया था, यहाँ पर मैं फिर से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आगे कहता है सेकेंड में कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि जो लाइन आया वो एक एंगल बनाया नॉर्मल के साथ में, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, उन दोनों को अगर हम साइन के साथ में लें, साइन आई बाई साइन आर, उन दोनों का अगर हम यहाँ पर रेशियो लें तो वो हमें कांस्टेंट मिलता है। इसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये जो लाइट है वो सेम कलर का होना चाहिए क्योंकि यहाँ हम मतलब एक ही लाइट की बात करेंगे, जिस लाइट को हम यहाँ पर इंसिडेंट करा रहे हैं उसी लाइट का रिफ्रैक्शन की हम बात यहाँ पर करेंगे। इसे फॉर्मूला के वे में हम इस तरीके से लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है ये क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट जो यहाँ पर आता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस मीडियम के साथ में ये रेशियो निकाल रहे हैं, जहाँ पर ये जो है इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो जो है बेंट कर रहा है, तो जिस मीडियम पर वो बेंट कर रहा है या फिर जिस मीडियम से वो बेंट टुवर्ड नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है, तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 10.3.2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। इसे हम यहाँ पर डिराइव करेंगे कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होता है, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। ऑलराइट, डिराइव करने का मतलब कि इसका हम फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करके। तो कहता है कि अभी तक हमने देखा कि जब लाइट ट्रैवल कर रहा है ऑब्लिकली किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है।
अब वो डायरेक्शन को कितना चेंज कर रहा है वो हमें इसी कांस्टेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, उससे हमें पता चलता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसे हम एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ में रिलेट कर सकते हैं। चलिए इसे हम स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि लाइट प्रोपोगेट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट मीडिया पर। अगर हम बात करें वैक्यूम की तो यहाँ पर ये हाईएस्ट स्पीड, इसका हमें वैक्यूम का स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर पर इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा जो वैक्यूम पर है, क्योंकि वैक्यूम पर कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं है जिससे वो टकराए, या फिर उसका जो मीडियम है वो यहाँ पर जो है वैक्यूम है, खाली है, और आकर के यहाँ पर थोड़ा सा उससे डेंसर मीडियम हो रहा है। अगर वैक्यूम से कंपेयर करें एयर को तो डेंसर मीडियम पर थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाएगा। अगर उसी को और डेंसर हम ले गए, जैसे कि वाटर हो गया या फिर ग्लास हो गया, तो वहाँ पर वो और भी कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी याद रखिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाला सबसे हाईएस्ट स्पीड है। तो इसे आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि लाइट अभी आ रहा है डेंसर मीडियम में, धीरे धीरे स्लोली आ रहा है, टाइम लेगा हमारे आंखों तक पहुँचने में, ऐसा बात नहीं है। ये पहुँच तो जाएगा, लेकिन वो उसी से हम यहाँ पर देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो कितना यहाँ पर स्लो आ रहा है और वो कितना बेंड। कंसिडर कीजिए कि एक लाइट का रे ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, और v1 मान के चलते हैं उसका स्पीड है मीडियम 1 पर, लाइट का स्पीड मीडियम 1 पर है, और v2 जो है लाइट का स्पीड है मीडियम 2 पर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट लाइट जो मीडियम 1 पर ट्रेवल कर रहा है उसका स्पीड डिवाइडेड बाय लाइट जो मीडियम 2 पर जो है मूव कर रहा है उसका स्पीड, उन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो हमें वहाँ का मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n/1 ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर n जो है वो शो कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम 1 to 2। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का देखें मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा n/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ऑलराइट, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, आप इसे इस तरीके से पढ़ोगे n, आप इस तरीके से पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यहाँ पर जो लिखा हुआ है जैसे 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू, सेकेंड में जो लिखा हुआ है 2। चलिए आगे देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट c से इसे कैसे रिलेट किया गया है। जनरली जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं वो एक तरीके से लाइट हम पास कराते हैं एयर से, और उसे हम किसी मीडियम से पास कराते हैं, डेंसर मीडियम से, वाटर से, ग्लास स्लैब से, किसी से। तो यहाँ पर हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का यहाँ पर निकालें जिस मीडियम को हम यहाँ पर मेज़र करना चाहते हैं, ग्लास स्लैब या फिर वाटर, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उससे अगर हम इसे लिखना चाहते तो यहाँ हम लिखते हैं n ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं nm, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इंटू, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी स्पीड हमें मीडियम पर लाइट का मिलता है वो। अब क्योंकि ये जनरली यूज किया जाता है तो हम इसके बारे में डिफरेंट मटेरियल्स पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे वाटर के लिए है n ऑफ w, जो मीडियम है उसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, वाटर है तो w हो गया, तो n ऑफ w 1.33। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ग्लास की बात करें तो n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो हो जाएगा 1.52। तो ये हो गया इनका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम जैसे सिंपली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कहते हैं। चलिए कुछ और ही मीडियम्स हैं उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एयर का हो गया, वाटर हो गया, एल्कोहल, केरोसिन, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज हो गया,
और उसी तरीके से बहुत सारे मीडियम्स यहाँ दिए हुए हैं। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ पर मेमोराइज कर लो। आगे कहता है कि हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है, डेंसर मीडियम यहाँ पर ग्रेटर मास डेंसिटी के साथ में हो, ये हम यहाँ पर हमेशा कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर केरोसिन की हम यहाँ पर बात करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर वाटर से ज़्यादा है, ये ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से, लेकिन यहाँ पर आप देखो अगर इसका मास डेंसिटी तो वो वाटर से कम है। एवरीथिंग इज क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हमारा है कुछ क्वेश्चंस जिसे हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले करें।